किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आजकल हमारी फसलों के अंदर, खेतों के अंदर जो रोगों का अटैक है, डिजीज का अटैक है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। हमारी फसलों के अंदर कोई ना कोई जो रोग है वो अटैक करता ही रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि कौन कौन सी वजह है, किन कारणों के कारण जो रोग हैं वो हमारी फसलों में इतना ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं और इनको हम कैसे कम कर सकते हैं। यदि आप जो मैं तरीके बताऊंगा उनको अपनाएंगे और तरीकों को अच्छे से समझेंगे कि उसके पीछे का क्या कारण है और उन तरीकों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी फसलों के अंदर जो रोगों का अटैक है बहुत कम हो जाएगा। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारी फसलों पर रोगों का अटैक होता कैसे, यानी कि किन वजह से हमारी फसलों में रोग आते हैं। देखिए, हमारी फसलों में रोग आने के दो कारण होते हैं मैक्सिमम। या तो किसी बैक्टीरिया की वजह से रोग आता है, यानी कि बैक्टीरियल डिजीज आता है, या कोई फंगल डिजीज आता है जो फंगस के कारण आते हैं। तो रोग दो वजह से आते हैं, बैक्टीरिया के कारण और फंगस के कारण। हालांकि वायरस के कारण भी रोग आते हैं, लेकिन वो अलग मैटर हो जाता है। जब आपकी फसलों पर इंसेक्ट का अटैक हो जाता है तब वायरस के कारण जो डिजीज है वो आता है। यदि आप इंसेक्ट को अच्छे से कंट्रोल कर लें तो वायरस आपके खेतों के अंदर स्प्रेड नहीं हो पाता है। तो हम बात करेंगे केवल बैक्टीरिया के कारण, और जो फंगल डिजीज आते हैं हमारे खेतों के अंदर वो क्यों इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो देखिए, होता क्या है कि हमारे भूमि के अंदर दो तरह की फंगस होती है। एक तो हमारी मित्र फंगस होती है, एक हानिकारक फंगस होती है। मित्र फंगस वो होती है जो हमारे पौधे की बढ़वार में हेल्प करती है, और जो हानिकारक फंगस है उसको बढ़ने से रोक देती है। और जो हानिकारक फंगस है वो होती है जो हमारी फसलों में रोगों का कारण बनती है, डिजीज का कारण बनती है, और जो हमारे पौधे की ग्रोथ में बाधा डालती है। इसी तरीके से हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया भी हमारी सॉइल के अंदर दो तरीके के मिल जाते हैं। एक तो मित्र बैक्टीरिया, एक शत्रु बैक्टीरिया। मित्र बैक्टीरिया वो होते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ में सहायक होते हैं, उसकी बढ़वार में सहायक होते हैं, और उसके साथ साथ जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ में वो बाधा डालते हैं, उनको नहीं पनपने देते हैं। वहीं पर जो शत्रु बैक्टीरिया होते हैं वो ऐसे होते हैं जो हमारी फसलों की ग्रोथ में बाधा डालते हैं और उनमें नए नए तरह के डिजीज लाते हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए कि चाहे फंगस हो चाहे बैक्टीरिया हो, दो तरह की पाई जाती है। मित्र भी पाई जाती है, शत्रु भी पाई जाती है। देखिए, यदि मैं फंगस की बात करूं तो जैसे हमारा ट्राइकोडर्मा क्या है, एक मित्र फंगस है। ट्राइकोडर्मा आप अलग से भी देते होंगे, लेकिन ये नेचुरली भी सॉइल में पाया जाता है। तो जो एक मित्र फंगस होती है जो हानिकारक फंगस को नहीं बढ़ने देती है, जो रोग का कारण होती है। इसी तरीके से मित्र बैक्टीरिया की बात करूं तो आप स्यूडोमोनास का उपयोग करते होंगे। तो स्यूडोमोनास जो है वो मिट्टी में नेचुरली भी पाया जाता है। तो वो क्या काम करता है, जो शत्रु बैक्टीरिया है उसको बढ़ने से रोक देता है, जिससे हमारी फसलों में रोग नहीं देखने को मिलते हैं। तो देखिए, अभी क्या हो रहा है कि जो हमारे मित्र फंगस होती है उसको डेवलपमेंट के लिए, उसको अच्छे विकास के लिए सॉइल के अंदर जरूरत होती है कार्बन की, ऑर्गेनिक मैटर की। लेकिन हमने क्या किया, अपने खेतों के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डालना बंद कर दिया है। हम कोई भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं डालते हैं। गोबर की खाद या केचुआ खाद, हरी खाद, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिक मैटर का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन केवल हम रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं। तो क्योंकि जो हमारे मित्र फंगस होती है, मित्र बैक्टीरिया होती है, उसको डेवलप करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर चाहिए अपने खेतों के अंदर। कार्बन की अच्छी मात्रा होनी चाहिए हमारे खेतों के अंदर, तभी जो मित्र फंगस है वो अच्छे से डेवलप कर पाती है। लेकिन हमारे खेतों में उल्टा है कि हमारे खेतों में जो कार्बन है वो बहुत कम हो रहा है, यानी कि 0.3% से भी नीचे है या 0.3% तक है। तो जिसकी वजह से जो हमारी ये मित्र फंगस है, मित्र बैक्टीरिया है, लुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको उनके अनुकूल वातावरण हमारी सॉइल में नहीं मिल रहा है, यानी कि उनको जो कार्बन चाहिए वो नहीं मिल रहा है। उसके विपरीत जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वो ऐसी सॉइल में डेवलप करते हैं जो जिसमें कार्बन ना हो, उसमें एरेजन अच्छा ना हो। तो ऐसी में जो फंगस है, हानिकारक फंगस, हानिकारक बैक्टीरिया, वो ऐसे में तेजी से डेवलप करते हैं। तो हमने आज अपने खेतों का जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा तैयार कर दिया है जिसमें जो हानिकारक फंगस है, हानिकारक बैक्टीरिया है, वो तेजी से डेवलप करें। और जब वो तेजी से डेवलप करते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होती है, हानिकारक फंगस हो या हानिकारक बैक्टीरिया हो, तो वो हमारी फसलों पर अटैक कर देते हैं, जिससे हमें रोग देखने को मिलते हैं। यदि हम अपने खेतों के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है, कार्बनिक खाद है, गोबर की खाद है, या हम किसी भी तरीके से हम ऑर्गेनिक मैटर यदि अपने खेतों के अंदर भेजें, डालें,
तो उससे क्या होगा कि खेतों के अंदर जो कार्बन है वो इंक्रीज होगा और जो फंगस है, मित्र बैक्टीरिया है, वो अपने आप डेवलप करेगी हमारे खेतों के अंदर, जिससे जो वो हानिकारक फंगस है, हानिकारक बैक्टीरिया है, उसको नहीं बढ़ने देगी, जिससे हमें जो रोगों की समस्या देखने को मिलती है अपने खेतों के अंदर, फसलों के अंदर, वो हमें काफी कम देखने को मिलेगी। तो हमें क्या करना है कि हमें खेतों के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको भी डालना है। बेशक आप रासायनिक खाद डालते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर भी आप यूज कीजिए, ताकि जो हमारे मित्र फंगस है, मित्र बैक्टीरिया, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, और भी तरह तरह के बैक्टीरिया होते हैं, वो अच्छे से ग्रो करें, जो हमारी फसलों को अच्छी ग्रोथ हो और उसमें रोग हमें कम देखने को मिले। तो ये आपको करना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक मैटर आपको ज़्यादा से ज़्यादा डालना पड़ेगा खेतों के अंदर। जब ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं तो देखिए क्या होता है कि हमारी सॉइल के अंदर एक तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाती है, दूसरा सॉइल में जो एरस है ना वो भी अच्छा होता है, क्योंकि सॉइल जो है वो भुरभुरी बनी रहती है। और तो देखिए जब सॉइल भुरभुरी रहेगी और उसमें एरेशन अच्छा रहेगा तो हमारे सॉइल की जो जड़ है, रूट है, वो भी अच्छा विकास करेंगी। उनमें भी जो हमें विल्ट की समस्या देखने को मिलती है, डैम्पिंग ऑफ डिजीज रोग देखने को मिलता है, वो भी नहीं देखने को मिलेगा। वो उसका भी पीछे का यही कारण है कि हमने ऑर्गेनिक मैटर डालना बंद कर दिया है, हमारी सॉइल के अंदर एरेशन नहीं होता है, सॉइल हार्ड हो जाती है, उसमें जलभराव रहता है क्योंकि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जो विल्ट ज़्यादा आता है, डैम्पिंग ऑफ डिजीज ज़्यादा आता है, तो ये समस्या हमें डिजीज की ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यदि हम ऑर्गेनिक मैटर डालें, गोबर की खाद आप डालें, हरी खाद आप का उपयोग करें, केंचुआ खाद का आप उपयोग करें, या और भी जो भी खाद है ऑर्गेनिक मैटर है वो आप खेतों के अंदर डालें, तो उससे आपका जो मिट्टी है भुरभुरी होगी, उसमें जो मित्र फंगस है, मित्र बैक्टीरिया है, वो अच्छे डेवलप करेंगे, अच्छा विकास होगा, और उसमें एरेशन यानी कि वायु संचार अच्छा होगा, जिससे आपकी जड़, जो फसलों की जड़ है वो अच्छी रहेंगी, और उनमें जो डिजीज की समस्या है, रोगों की समस्या, वो नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि जब मित्र फंगस, मित्र बैक्टीरिया अच्छे से डेवलप करेंगे तो वो जो हानिकारक फंगस है, हानिकारक बैक्टीरिया, उसको नहीं डेवलप करने देंगे, उसके विकास में वो बाधा बने रहेंगे, जिससे हमें रोग नहीं देखने को मिलेंगे। तो पहला कारण है कि हमने अपने खेतों के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डालना छोड़ दिया है। उसके बाद यदि हम पॉइंट नंबर 2 की बात करें, पॉइंट नंबर 2 है हमारा कि हम खेतों के अंदर जो यूरिया है उसका प्रयोग अंधाधुंध कर रहे हैं, यानी कि जरूरत से ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए यूरिया आप खेतों के अंदर बिल्कुल डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूरिया क्या है, जो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होती है, जो हमारे पौधों का भोजन होता है, यानी कि उनके लिए जरूरी होता है, एक पोषक तत्व होता है जो सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, सबसे अधिक मात्रा में जरूरत होती है जो नाइट्रोजन की हमारे प्लांट को। तो वो एक उसका फूड है, उसका भोजन है हमारे प्लांट का। तो यूरिया आप डालिए, लेकिन तय सीमा में डालिए, यानी कि उचित मात्रा में डालिए। ऐसा नहीं है कि आप एक फील्ड में 5 एकड़ में या 1 एकड़ के खेत में आपको 1 कट्टे की जरूरत है और आप 1 एकड़ के खेत में 2 कट्टे यूरिया डाल रहे हैं, तो उससे आपकी फसल अच्छी होगी? जी बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, उसके विपरीत आपको डिजीज ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो यदि आप बैलेंस मात्रा में देंगे तो ही आपको जो फसल का प्रोडक्शन है वो अच्छा देखने को मिलेगा। यदि देखिए आप अंधाधुंध यूरिया डालते हैं तो उससे क्या होता है कि जो फसलों की ग्रोथ है वो भी ज़्यादा होती है, और जो उसकी तने हैं, पत्तियां हैं, वो स्टेम है, वो मुलायम रहती हैं, सॉफ्ट रहती हैं। जब ज़्यादा हम यूरिया डालते हैं, पत्तियां सॉफ्ट रहती हैं ज़्यादा, तो उसमें क्या है, कीटों का अटैक ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब इंसेक्ट ज़्यादा अटैक करेंगे हमारी पत्तियों पर, उसका रस चूसेंगे या उसके स्टेम को नुकसान पहुंचाएंगे, तो वहाँ से, क्योंकि उसके प्लांट के अंदर घाव हो जाता है, तो वहाँ से जो फंगस है, बैक्टीरिया है, वो प्लांट के अंदर एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से जो हमें रोगों की समस्या अपने प्लांट के अंदर या क्रॉप के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। आप जानते हैं कि हमारी जो फसल है, हमारे कोई भी पौधा है, उसकी पत्तियाँ हो या उसका स्टेम हो, उसको एक लेयर प्रोटेक्ट करती है, जिससे जो बैक्टीरिया फंगस उसके अंदर ना घुस पाए। लेकिन जब कोई भी इंसेक्ट या कोई भी कीट उसको खा करके उसकी जो लेयर है उसको डैमेज कर देता है, उसमें घाव बना देता है, तो वहाँ से जो बैक्टीरिया फंगस उसमें एंटर कर जाती है पौधे के अंदर घुस करके, और पौधे में जो रोगों का कारण बन जाती है। तो इसलिए आपको जो यूरिया है या नाइट्रोजन युक्त कोई भी खाद है, उसको आपको तय सीमा में डालना है, जरूरत के हिसाब से डालना है। जरूरत से ज़्यादा बिल्कुल ना डालें, जरूरत से ज़्यादा डालेंगे आपकी फसल भी बर्बाद होगी, आपका खर्चा भी ज़्यादा होगा और आपकी भूमि भी खराब होगी। तो इसलिए ज़रूरत के हिसाब से ही बैलेंस मात्रा में जितना ज़रूरत है उतना देंगे, तो आप देखेंगे कि रोग भी कम आएंगे, फसल भी अच्छी होगी और आपकी भूमि भी अच्छी बनी रहेगी। अब यदि हम पॉइंट नंबर 3 की बात करें, तो पॉइंट नंबर 3 है हमारा कि जो हमारा सॉइल का पीएच है वो इम्बैलेंस हो रहा है, या तो ज़्यादा हो जा रहा है या वो जरूरत से कम हो जा रहा है, यानी कि या तो हमारी सॉइल एल्कलाइन हो रही है या वो एसिडिक हो रही है।
तो ऐसी कंडीशन में भी जो हमारी फसलों में रोग ज़्यादा आते हैं, क्योंकि मान लीजिए पीएच जरूरत से ज़्यादा हो गया, 7 से ऊपर चला गया, तो ऐसी कंडीशन में भी जो हमारे प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते हैं प्रॉपर तरीके से, और 7 से नीचे चला गया यानी कि 6.5 से भी नीचे चला गया तो सॉइल एसिडिक हो जाती है। तो उस कंडीशन में भी जो प्लांट को पोषक तत्व है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। जब पौधे को प्रॉपर मात्रा में जो पोषक तत्व है वो नहीं मिलेंगे तो उसमें डिजीज आते ही हैं। कोई भी पोषक तत्व डिफिशियंसी हो जाए तो उसके कारण भी जो तरह तरह के रोग हैं वो हमें फसलों के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हमें अपना जो सॉइल का पीएच है उसको भी सुधारना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। यदि सॉइल का पीएच ज़्यादा है तो उसको कम करें, कम है तो उसको बढ़ाएं, यानी कि सॉइल के पीएच को बैलेंस रखें ताकि अच्छे न्यूट्रिशन जो हमारा प्लांट है वो ज़मीन से ले पाए, जिससे जो उसकी जो पोषक तत्वों की पूर्ति है उचित मात्रा में प्लांट के अंदर हो पाए, जिससे जो हमें रोग कम देखने को मिलेंगे अपने खेतों के अंदर। तो हमें सॉइल का जो पीएच है उस पर भी काम करने की जरूरत है यदि हमें रोगों को कम करना है अपनी फसलों के अंदर, खेतों के अंदर, और एक अच्छा प्रोडक्शन हमें लेना है फसल से, तो सॉइल पीएच पे भी हमें काम करना पड़ेगा। उसके बाद यदि हम पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो पॉइंट नंबर 4 है हमारा कि हम अपना जो क्रॉप रोटेशन होता है यानी कि फसल चक्र होता है उसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं अपना रहे हैं। हम क्या करते हैं, बहुत से किसान भाई वो यदि अपने खेतों के अंदर मिर्च की फसल ले रहे हैं तो लगातार मिर्च की फसल लेते रहते हैं, या आप टमाटर की फसल ले रहे हैं तो टमाटर की लेते रहे, कपास की ले रहे हैं तो आप कपास ही उगाते रहते हैं हर साल। तो देखिए हमें क्रॉप रोटेशन करना पड़ेगा। जब आप एक कुल की फसल या कोई भी एक फसल लगातार एक खेत में लेते रहते हैं तो उसमें जो रोग हैं वो डिजीज हैं वो ज़्यादा आते हैं, उनकी समस्या आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। यदि आप देख रहे हैं कि आप कोई भी फसल ले रहे हैं, लगातार ले रहे हैं और उसमें रोगों का अटैक लगातार ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो आपको क्या करना है कि उसमें क्रॉप रोटेशन अपनाना है, फसल चक्र अपनाना है। यानी कि अब आपको कोई दूसरे कुल की फसल लेनी है, जो आप फसल ले रहे हैं उसके लिए कम से कम 2 साल का गैप आपको रखना है, कोई दूसरे कुल की आप फसल लें। तो देखिए जब आप एक ही कुल की फसल लेते हैं तो आपको ज़्यादा डिजीज देखने को मिलते हैं, ज़्यादा फंगस का जो अटैक है उसमें ज़्यादा होता है, रोग ज़्यादा होते हैं। लेकिन वही फंगस जब हम उसी फील्ड में दूसरे कुल की क्रॉप लगाते हैं तो वही फंगस उस क्रॉप पे अटैक नहीं करती है, क्योंकि अलग अलग क्रॉप की अलग अलग कुल की जो फसलें होती हैं उन पे अलग अलग तरह के रोग आते हैं। तो जो एक कुल की फसल पे रोग आते हैं वो दूसरी कुल की फसल पे हमें नहीं देखने को मिलते हैं, कम देखने को मिलते हैं। तो जब हम क्रॉप रोटेशन अपना लेते हैं तो जो फंगस का अटैक हमारे पहली फसल में होता था, या जो फंगस हमारे खेत के अंदर पड़ी हुई है क्योंकि उसमें पहले हमारी फसल में अटैक हुआ है, तो वो जो है हमारी दूसरी फसल में अटैक नहीं कर पाती है। तो जब वो अटैक नहीं कर पाती है, उसको कोई होस्ट नहीं मिल पाता है, तो कुछ समय बाद वो जो फंगस है वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए आप कुछ क्रॉप रोटेशन अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फसलों के अंदर जो रोग है वो भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगे। ये आपको करना ही पड़ेगा। यदि आप देख रहे हैं कि आप कोई फसल ले रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा रोग आ रहे हैं तो ये आपको करना ही पड़ेगा कि उसमें क्रॉप रोटेशन जो है वो आपको अपनाना पड़ेगा। और साथ ही आपको अपने खेतों के अंदर जब भी आप किसी भी फसल की बुवाई करते हैं तो आपको ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास इन दोनों को गोबर की खाद में मिला करके आपको डालना ही चाहिए हर साल, क्योंकि ये बहुत सस्ते में आ जाते हैं और गोबर की खाद में मिलाकर डालेंगे तो ये अच्छे से डेवलप कर पाते हैं और आपको जो रोग है, जो डिजीज है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसलिए प्रिवेंटिव में आपको इनको यूज करना ही चाहिए, आपको अपने खेतों के अंदर इनको डालना ही चाहिए जब भी आप किसी भी फसल की बुवाई करते हैं या आप प्लांटिंग करते हैं। देखिए इनको रोग आने के बाद यदि आप इन ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास का उपयोग करते हैं तो शायद उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। रिजल्ट भी देंगे तो बहुत धीरे धीरे इनका रिजल्ट मिलता है, लेकिन जब हमारी फसलों में रोग आ जाता है तो हमें उसको इमीडिएट कंट्रोल करना होता है। यदि हम उसको धीरे धीरे कोई ऐसा केमिकल देंगे, मान लीजिए ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास ऑर्गेनिक से कंट्रोल करेंगे तो डिजीज जो है इतने समय में जो हमारी फसल है उसको खराब कर देगा। तो इसलिए हमें पहले ही उस पर काम करना चाहिए कि हमारी फसलों में रोग ना आए। तो हमें प्रिवेंटिव में ही इसको देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि प्रिवेंटिव इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, यानी कि रोकथाम ही उपचार से अच्छा है। यानी कि आप पहले ही किसी भी रोग की रोकथाम कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा है, उपचार से अच्छा है। यानी कि उपचार करेंगे, यानी कि मान लीजिए आपकी फसलों में रोग आ गया, फिर आप उसको उपचार करेंगे तो वो कंट्रोल करते करते भी आपकी जो फसल है उसको बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा जाता है। तो इसलिए पहले ही आप जब भी किसी फसल की बुवाई करें, सोइंग करें, तो उसमें ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास इनका तो आप उपयोग करें ही करें। और आप जो हमारा नीम केक आता है उसका भी उपयोग आप खेतों के अंदर कर सकते हैं।
वो भी काफ़ी बेहतर काम करता है हमारे खेतों के अंदर। ऑर्गेनिक होता है, वो भी कार्बन की मात्रा को इंक्रेज करेगा, इंसेक्ट को कंट्रोल करता है, डिजीज को कंट्रोल करता है। तो इन चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फसलों में, खेतों के अंदर जो रोगों की समस्या आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है किसान भाइयों, जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।